तो मेरा नाम भोला उदार, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ JCRT क्लास 9 साइंस। चैप्टर 11वां पाठ का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एनर्जी। ठीक है। अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर, भीतर भीतर का सवाल। पहला है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। चित्र 11.3। मान लीजिए वस्तु का विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? देखो, 7 न्यूटन का बल लगाए, यहाँ से यहाँ तक गया, 8 मीटर गया, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो किया गया कार्य बराबर 7 न्यूटन गुना 8 मीटर गुना कर न्यूटन मीटर हो गया इतना। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। आंसर। पहला सवाल देखो, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? देखो, विज्ञान के दृष्टिकोण से जब किसी वस्तु पर बल लगाए गए और बल के कारण उसमें विस्थापन हो, तो हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। मतलब अगर किसी में ताकत लगाए और यहाँ से यहाँ गया तब कार्य हुआ, और ताकत लगा तो जाबे नहीं करते, माने कार्य नहीं हुआ। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल इसके विस्थापन की दिशा में हो, तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखना है। देखो, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाए जाने पर उसमें बल की दिशा में D विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F गुना D। ठीक है। W माने कार्य, वर्क, फॉर्मूला है फिर। तीसरा सवाल बोलते हैं, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। देखो, 1 जूल कार्य किसी वस्तु पर किए गए कार्य का वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करे। किया गया कार्य बराबर, देखो माने 1 न्यूटन 1 मीटर, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। 1 न्यूटन और 1 मीटर अगर गेलक, 1 न्यूटन बल लगल, 1 मीटर भागलक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 जूल है बराबर 1 न्यूटन मीटर हम लोग लिखते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? देखो, किया गया कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हुआ, तो देखो बल दिया हुआ 140 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ 15 मीटर, गुना करो न्यूटन मीटर यानी 2100 जूल। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m हो गया वस्तु का द्रव्यमान और v हो गया वस्तु का वेग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो, तो इसकी गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होगा E माने एनर्जी, ऊर्जा, के काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, E लिखते हैं बराबर हाफ mv²। ठीक है, यही हो गया इसका फॉर्मूला। ये देखो न्यूमेरिकल टाइप है ना साइन। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ऊर्जा दिया हुआ है और v भी दिया हुआ है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुना कर, 3 गुना कर, तो अब देखो v इतना देल है और E देल है, गतिज ऊर्जा इतना जूल है ना। अगर देखो इसमें क्या बोलता है, E के यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो इसमें से E के दिया हुआ 25 हाफ इंटू m इंटू v² इतना देल है ना। तो इसमें हम लोग m का मान निकल गया 2 किलो। अब पहला स्थिति में क्या होता है, वेग को दोगुना कर दो। वेग को दोगुना कर दो यानी v बराबर 2 गुना है, 5 मीटर है 10 हो गया, तो उकर बाद इकर में मान रख हल्का 100 जूल हो गया, और 3 गुना कर वेग के यानी 3 गुना 5 15। अब उकर में फॉर्मूला में रखल इतना जूल हो गया। ये निकला रहे। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतर की दर को शक्ति, यानी कार्य करने की समय दर। तो कितना देरी काम कर सके, दैट इज कॉल्ड योर पावर, वही हो गया शक्ति। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी शक्ति को P से इंडिकेट करते हैं। P माने पावर, पावर माने शक्ति, तो वर्क बटे टाइम। शक्ति कैसे है? मतलब जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं। वाट शक्ति का मात्रक है या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना था। 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है। इसकी शक्ति कितनी है? देखो इसमें ये कार्य दिया हुआ है ऊर्जा। देखो शक्ति बराबर व्यय की गई ऊर्जा बटे लिया गया समय,
इतना दे रहा है, 10 सेकंड दे रहा है, बस निकल गया लक। औसत शक्ति की परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति उपयोग की गई कुल ऊर्जा के लिए, कुल ऊर्जा तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति बराबर होता है उपयोग की गई कुल ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय। अब अभ्यास के प्रश्न था, तुरंत अभ्यास वाला हमारे छोट नके छोट बूढ़े सब पाठ है। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि उनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। देखो, सुमा एक तालाब में तैर रही है, पौरत है, तो काम होते कि नहीं? कार्य हो रहा है क्योंकि सुमा अपनी हाथों से बल लगाकर पानी को पीछे धकेलती है, इस कारण उसका विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। दूसरा, एक गधे ने अपने पीठ पर बोझा उठा रखा है। देख, गधा है, पीठ में हुंच गलाते हैं, छोड़ दें, तो कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य कर रहा है, जबकि विस्थापन नहीं हो रहा है। अरे यार, वो तो ठड़ा है, आगे बढ़ी तब तो काम है नहीं। एक पवन चक्की, जिसको विंड मिल भी बोलते हैं, कुएं से पानी उठा रही है ना, कार्य हो रहा है, अथवा पवन चक्की बल लगाकर पानी ऊपर उठा रहा है, अर्थात बल लगने पर पानी का विस्थापन हो रहा है, यानी काम हो रहा है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें काम हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ न तो बल लग रहा है और न ही विस्थापन हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं, ठीक है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो कार्य तो हो रहा है क्योंकि इंजन बल लगाकर ट्रेन को खींच रहा है, तब विस्थापन हो रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बल और विस्थापन दोनों नहीं है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहा है, देखो कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बल और विस्थापन दोनों नहीं है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, कार्य हो रहा है क्योंकि ऊर्जा के कारण पाल नाव पर बल लगता है और वह गतिशील है, अर्थात विस्थापन हो रहा है। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ पर प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड का गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है? देखो, प्रश्न में दिया है कि पिंड के पथ का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। यहाँ विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, जबकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात बल और विस्थापन के बीच। नब्बे डिग्री का कोण बन रहा है, अतः क्रिया यानी किया गया कार्य शून्य होगा। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी रासायनिक ऊर्जा सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर होता है। 200 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। देखो, m बराबर 20 केजी दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग इतना दिया हुआ है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी हाफ एम कॉमन ले लो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो हाफ एम का मान इतना है, वी का मान इतना है, यू का मान इतना है, बैठा दो, निकल गया आंसर। 5वां सवाल बोलता है 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर बिंदु ए पर रखा गया है, इसमें बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या करना है। देखो, प्रश्न दिया गया है बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, जबकि 10 किलो के पिंड है, 10 केजी पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करे, अर्थात बल तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण बने। 90 डिग्री कोण मतलब किया गया कार्य शून्य होगा। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार गिरती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताना है। मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता रहता है, अर्थात दोनों ऊर्जाओं का योग अचर रहता है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, मतलब जितना है उतना है। 7वां सवाल बोलता है जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतर होता है? देखो, जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो गति करने लगती है, अतः हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा में रूपांतर हो जाती है। यानी साइकिल की यह गतिज ऊर्जा टायरों तथा सड़क के बीच कार्यरत घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने
में व्यय हो जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में रूपांतर होता है। यानी हम लोग जो मसल पावर से लगा रहे हैं वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, और जो गतिज ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन कार्य शून्य होता है, क्योंकि बल लगने पर चट्टान में विस्थापन नहीं होता है। हमारे शरीर में पेशीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर वातावरण में चली जाती है। ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है, लेकिन कार्य तो नहीं हो रहा है, बड़ा चट्टान है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा के 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? देखो, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 3.6 × 10⁶ जूल। हम लोग इसको इतना लिखते हैं। तो एक महीने में व्यय ऊर्जा बराबर 250 यूनिट है। 250 को 3.6 × 10⁶ जूल से गुना कर दो, आंसर 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना है। जी का मान दिया हुआ 10 मीटर/सेकंड², एम दिया हुआ है 40 किलो, एच बराबर 5 मीटर और जी दिया हुआ इतना। ठीक है, तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? mgh होता है। एम का मान इतना, जी का मान इतना, इसको निकला दो। एच बराबर 5/2 मीटर है ना, अगर आधा कर देते हैं तो प्रारंभिक v बराबर 0, v बराबर निकालना है, तो v² + 2gh होता है, फॉर्मूला में लगा दो। तो v का मान हम लोग का √50 मीटर/सेकंड, और गतिज ऊर्जा पर ½ mv² होता है, तो ½ mv² का मान कितना है? 50 है, इतना जूल। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाना है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व बल और उपग्रह की गति की दिशा यानी विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। ये वाला एक है नहीं। देखो, हाँ, बल की अनुपस्थिति में पिंड पर विस्थापन हो सकता है, क्योंकि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उससे कोई बाह्य बल न करे, है ना। यहाँ विस्थापन हो रहा है, किंतु बल अनुपस्थित है, अतः कार्य शून्य होगा। 13वां सवाल है, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 10 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। देखो, मनुष्य ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि वह भूसे के गट्ठर को लेकर एक स्थान पर खड़ा है। यहाँ पर विस्थापन शून्य है। थकने के कारण वो गट्ठर की पेशिया पर दबाव है, जिसके कारण उसके पेशीय ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में रूपांतर हो रहा है। एक विद्युत हीटर, जिसको उष्मा भी बोलते हैं, की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? देखो, हीटर का शक्ति दिया हुआ है इतना वाट, समय दिया है 10 घंटा, इसको सेकेंड में बदलो, और P यानी पावर बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है काम बटे समय, वर्क बटे टाइम, W बराबर P × T, तो ऊर्जा का उपयोग बराबर P × T है ना। तो दोनों का मान रख दो, आंसर किलोवाट घंटा होता है। जब हम किसी सरल दोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? देखो, इसमें क्या बोलता है, माने यहाँ तक खींच के लाए फिर छोड़ दिए, यहाँ तक गया। तो जब किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो वह दोलन करने लगता है और निम्न स्थितियां बनती है। जब गोलक बिंदु ए पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही गोलक बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, किंतु किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। इसका कारण वायु का प्रतिरोध तथा घर्षण बल यही है। ठीक है, अतः सरल लोलक की ऊर्जा धीरे धीरे वायु के प्रतिरोध और घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है तथा गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। 16वां सवाल क्या बोलता है,
m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए। देखो द्रव्यमान m दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग 0। पिंडों पर किया गया कार्य पिंड का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, हाफ mv² माइनस हाफ mu। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग क्या हुआ है, दिया हुआ है 0 और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u है ना। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² बराबर हाफ माइनस हाफ mv² बराबर माइनस हाफ mv²। वही होगा, बी लिखो, यू लिखो, दोनों सेम है, वेग ही है, ठीक है। 1500 किलो द्रव्यमान की की कार को जो 16 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन करना है। देखो m दिया है 1500 किलो, प्रारंभिक वेग बराबर इतना किलोमीटर पर का, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, अंतिम वेग 0 हो गया। कार को रोकने में किया गया कार्य बराबर कार की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। सबको मान बैठा दो तो हम लोग का मान इतना जुला गया। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान की एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। इसमें देखो, इसमें क्या है, फोर्स का दिशा इधर है और इधर इसका विस्थापन, ठीक है। देखो तो माने 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच का कोण, तो शून्य हो गया, यानी तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया। अब इसमें देखो, इधर फोर्स लग रहा है, इधर विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, धनात्मक होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखो इधर फोर्स इधर है और विस्थापन उधर है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ताकत इधर लग रहा है तो इधर आ रहा है। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप उसमें सहमत हैं, बताइए क्यों। हाँ, हम सोनी से सहमत हैं, क्योंकि किसी वस्तु पर अगर बल कार्य कर रहा, कई बल कार्य कर रहे हो तथा उन बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा। देखो F बराबर m होता है ना, तो फोर्स अगर 0 है तो 0 बराबर m, तो m बराबर 0, तो त्वरण का मान 0 हो गया। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलन करना है। एक युक्ति की शक्ति P दिया हुआ है इतना, है ना, बराबर इसको इतना 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट हो गया, यानी P बराबर W/T होता है, W और P गुना T हो गया, है ना। तो एक युक्ति द्वारा व्यय ऊर्जा यानी 500/1000 गुना 10, तो कट छांट के हम लोग 5 किलोवाट घंटा हो गया। तो 4 युक्ति द्वारा व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 यानी 20 किलोवाट घंटा, आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग बोलता है, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से धरती पर गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा धरती से टकराने पर उसमें ऊर्जा में तथा कुछ ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है। खत्म।